क्या जम्मू में स्टोन फॉर्मेशंस क्यों हो रही हैं किडनी पेशेंट्स के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। फिर उसमें देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको देखा गया कि शायद वहां पानी कम पी रहे हैं लोग। फिर देखा गया, जैसे कि आपने आज का यंग जनरेशन की बात की, तो क्या यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं। तो फिर देखा गया कि शायद जंक फूड हो सकता है इसमें रोल प्ले कर रहा हो। ऐसा कोई निष्कर्षक नहीं निकाल पाए वो लोग। अगर कोई यूरिन में कोई दिक्कत आई है, यूरिन में कोई प्रोटीन आया है, अगर पता लगा है तो उसको डॉक्टर को दिखाना है। प्रॉब्लम आती है जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता ही नहीं है, और जब पहुंचता है तब तक बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसको ठीक करना या रिवर्स करना मुश्किल। और 40 की एज के बाद आप एक बार अपना साल में जनरल चेकअप जरूर कराएं, ताकि आपको पता लगे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। आजकल तो अगर आप नौकरी में जाते हैं तो आपका जनरल चेकअप होता है, स्कूल में जनरल चेकअप्स हो रहे हैं, आई चेकअप्स करते हैं बच्चों के। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके हेल्थ इश्यूज जो रहते हैं उसमें मेन अगर बात करें तो जो किडनी आपकी मेन ऑर्गन है उसमें किस तरीके की दिक्कत रहती है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो है स्टारमिड्स मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जो है उसकी ओपीडी जो है शुरू हुई है। लेकिन फोर्टिस गुरुग्राम की बात करें तो हमारे पास किडनी स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करूंगा। सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर गगनदीप छाबड़ा। गगनदीप जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि किडनी जैसे मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी की, अगर बात करें जिस तरीके से आज दिक्कतें लोगों को सामना फेस करनी पड़ रही हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, उस वजह से क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं कि हम अपनी किडनी को जो है वो डैमेज होने से बचा सकते हैं। मैक्सिमम केस में देखा जा रहा है कि अभी जो यूथ है उसमें भी बड़ी सारी दिक्कत जो है किडनीज में फेस करनी पड़ रही है उन्हें। जैसे कि मैं आज ही एक सुबह आर्टिकल पढ़ रहा था, तो जम्मू के ऊपर ही बेस्ड आर्टिकल है। तो किसी ने स्टडी की कि क्या जम्मू में स्टोन फॉर्मेशंस क्यों हो रही हैं किडनी पेशेंट्स के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो उसमें देखा गया कि हमारे यहाँ पे जम्मू के रूरल एरिया में स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा है। फिर उसमें देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको देखा गया कि शायद वहां पानी कम पी रहे हैं लोग। फिर देखा गया, जैसे कि आपने आज का यंग जनरेशन की बात की, तो क्या यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं। तो फिर देखा गया कि शायद जंक फूड हो सकता है इसमें रोल प्ले कर रहा हो। ऐसा कोई निष्कर्षक नहीं निकाल पाए वो लोग। एनिमल प्रोटीन भी हो सकता है इसके अंदर कुछ रोल प्ले कर रहा हो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं जो होते हैं, तो एरिया के लोकल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, और सबसे ज्यादा कि लोगों को नॉलेज नहीं है। अगर लोगों को स्टोन है तो उसको लाइटली ले लेते हैं, लोगों को किडनी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली ले लेते हैं। तो वो नॉलेज स्प्रेड होनी चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड होना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू है। अगर पैरों में सूजन आई है तो उसको डॉक्टर को दिखाना है। अगर कोई यूरिन में कोई दिक्कत आई है, यूरिन में कोई प्रोटीन आया है, अगर पता लगा है तो उसको डॉक्टर को दिखाना है। प्रॉब्लम आती है जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता ही नहीं है, और जब पहुंचता है तब तक बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसको ठीक करना या रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। कई बार देखा जाता है कि जो जिम फ्रीक होते हैं तो वो मैक्सिमम प्रोटीन को एनहेंस करते हैं बॉडी के अंदर। तो कई बार देखा जाता है कि उनकी किडनीज उसमें भी फेलियर जो है वो होता है। तो प्रोटीन बॉडी के अंदर कितना लेना चाहिए, किस तरीके की डाइट जो है प्लान अपनी डे टू डे लाइफ में हम रख सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ एक ब्लैंक स्टेटमेंट, ब्रॉड स्टेटमेंट दे देना कि प्रोटीन ज्यादा खाने से बॉडी को नुकसान है, ये ठीक स्टेटमेंट नहीं होगी। हाँ, एक मात्रा जिसको हम एक कहते हैं एस्टेब्लिश मात्रा, जैसे हम नॉर्मल आदमी के लिए कहते हैं 1 ग्राम पर केजी आप प्रोटीन खाइए। उसमें से कुछ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन होता है, कुछ नॉर्मल प्रोटीन होता है, कुछ प्लांट प्रोटीन होता है, कुछ एनिमल प्रोटीन होता है। तो हमें जब अगर हमें एक नॉर्मल डाइट खानी है तो हमें ये सारे प्रोटीन की मात्रा मिक्स करके खानी होती है। हम एक तरफ ज्यादा जोर ना दें। अगर हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी है तो हम सप्लीमेंट क्यों लें, है ना। अगर हमारा सप्लीमेंट है तो हम उसको चेक करके लें कि वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट की किडनी ऑलरेडी कमजोर होती है, उसके ऊपर वो अगर कुछ ऐसा करता है तो वो जल्दी बीमारी बढ़ती है। तो इसलिए आपको अपना बेसिक बॉडी का भी पता होना चाहिए कि क्या आपकी बॉडी ये सब लेने के लिए तैयार है, क्या आप फुली फिट हैं, क्या आपने अपना एनुअल चेकअप कराया है। ये सब चीजें देखते हुए आपको आगे करना। तो एक हेल्दी जैसे धारणाएं रहती हैं, कुछ मिथ्स रहते हैं, जो नॉनवेज इनहेंस होते हैं, जो नॉनवेज को इनटेक करते हैं बॉडी में, तो उन्हें रेगुलर चेकअप कितने मंथ्स में करवाना चाहिए, और जो वेजिटेरियन रहते हैं उन्हें रेगुलर चेकअप जो है ईयरली वाइज देखा जाए तो कब करवाना चाहिए, क्वार्टरली करवाना चाहिए या फिर उन्हें हाफ ईयरली जो है कहा जा सकता है? देखिए, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कंसेप्ट नहीं है, इसको हम गलत डायरेक्शन में मत लेके जाएं। ऐसा कोई धारणा नहीं है कि आप नॉनवेज खाने से आपकी किडनी जल्दी खराब हो जाएगी, ऐसा ये ठीक नहीं है धारणा। हमारे को मैंने पहले भी बताया, एक मिक्स्ड करके डाइट खानी है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसे खाएं, लेकिन उसकी मात्रा पे ध्यान रखें, प्लांट प्रोटीन भी साथ में लें। एक बैलेंस डाइट का अप्रोच चाहिए हमारे को। और 40 की एज के बाद आप एक बार अपना साल में जनरल चेकअप जरूर कराएं, ताकि आपको पता लगे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। आजकल तो अगर आप नौकरी में जाते हैं तो आपका जनरल चेकअप होता है, स्कूल में जनरल चेकअप्स हो रहे हैं, आई चेकअप्स करते हैं बच्चों के। तो इन सब चीजों में अगर आपको कभी भी कोई डाउट आए तो आप अपने विशेषज्ञ से मिलें, उससे पूछें कि क्या ये प्रॉब्लम डेंजरस है, क्या ये खतरनाक है, क्या मुझे इससे ऊपर एक
सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है, वो आपको गाइड करेगा। यही अवेयरनेस हमें फैलानी है और ये अवेयरनेस नीचे से स्टार्ट होगी, फिर ऊपर तक पहुंच पाएगी, तभी हमारे यहाँ की बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज रुक पाएंगी। तो किडनी की अगर कोई दिक्कत है किसी को, तो पता कैसे चलता है, मतलब एग्जामिन कैसे किया सकता है एक हेल्दी पर्सन को कि इसको दिक्कत हो सकती है, कोई वर्बली मतलब नेक्ड आई से उसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। किडनी प्रॉब्लम कई बार अनआइडेंटिफाई चली जाती है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आप देखेंगे, यंग लड़के आ रहे हैं, उनका क्रिएटिनिन बहुत बड़ा होता है, उन्होंने कभी पता ही नहीं लगाया होता। तो किडनी प्रॉब्लम दो मेन चीजों के साथ कंट्रैक्ट कर सकती है, एक जिसमें हमारा प्रोटीन लीक करता है और एक जिसमें हमारा प्रोटीन ज्यादा नहीं लीक करता। जिन पेशेंट्स में यूरिन में प्रोटीन लीक करता है, जो कि फर्स्ट सिम्टम हो सकता है किडनी प्रॉब्लम का, उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी, आंखों के नीचे, पैरों पे, एक जनरलाइज थकान लगना, पेशाब करते वक्त उसमें झाग बन जाना, ये सब सिम्टम थोड़ा अर्ली डिटेक्ट हो पाते हैं अगर पेशेंट या अगर आदमी ध्यान दे। जिनमें प्रोटीन नहीं लीक करता है उसमें और मुश्किल है उसको डिटेक्ट करना। उस केस के अंदर थकान लगना, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन बार बार लो रहना और पेशेंट ज्यादा अच्छी तरह एग्जर्ट ना कर पाना, या फिर उसमें एनुअल चेकअप्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकते हैं कि आप पेशाब की जांच कराएं, देखें कोई सूजन तो नहीं आ रही है कहीं किसी चीज में, कहीं आपको ज्यादा प्यास तो नहीं लग रही है, आप बार बार पेशाब तो नहीं जा रहे हैं, पेशाब में आपके जलन तो नहीं रहती है, कहीं बैक में कहीं पेन तो नहीं रहता है जो रिलेटेड पेन हो सकता है, आंखों के नीचे सूजन तो नहीं आ रही है, बच्चा बार बार पेशाब तो नहीं जाता है, बच्चा बेड वेटिंग तो नहीं कर रहा है, 8 साल का हो गया लेकिन अभी भी यूरिन बेड में कर रहा है। ये सब सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट को किडनी बीमारी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो अगर हम उसको उस वक्त पकड़ लेंगे तो कई बीमारियां ऐसी हैं जिनको रोका जा सकता है, जिनको स्लो डाउन किया जा सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप उसको एनुअल चेकअप पे पता करा सकते हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो किडनी प्रॉब्लम को बढ़ा रही हैं। तो हमें इन दोनों को कंट्रोल करना होगा तो हमारी किडनी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और एक और बहुत बड़ी धारणा है कि मुझे ब्लड प्रेशर है तो शायद इसकी वजह से मेरी किडनी खराब होगी, लेकिन उल्टा भी ट्रू है। अगर आपकी किडनी खराब है तो आपको यंग एज में ब्लड प्रेशर होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी उम्र यंग है, फिर भी या यंग से थोड़ा ज्यादा भी हैं, आप मिडिल एज के भी हैं, तब भी अपनी किडनी की जांच जरूर कराएं, अपने पेशाब की जांच जरूर कराएं, क्योंकि किडनी से ब्लड प्रेशर होना ज्यादा एक्सपेक्टेड है रादर देन ब्लड प्रेशर से किडनी प्रॉब्लम। वो भी है लेकिन उसके लिए अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर चाहिए, लेकिन किडनी प्रॉब्लम के साथ ब्लड प्रेशर हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है। तो जिसको भी ब्लड प्रेशर हो वो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछे कि क्या मैं अपनी किडनी चेक कराऊं, क्या मैं अपना पेशाब की जांच कराऊं, ताकि पता लगे कि कहीं इस ब्लड प्रेशर का कारण कोई और तो नहीं। तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अगर पता चलता है डिटेक्शन में कि किडनी में कोई दिक्कत है तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि अगर हम अर्बन या रूरल एरियाज की बात करें तो कुछ लोग होम्योपैथी की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो एलोपैथी की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग घर पर ही घरेलू इलाज, आजकल यूट्यूब का जमाना है तो वहाँ पे वीडियोस देखते हैं, तो वहाँ पे कोई उपचार दिखाया गया तो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कई बार देखा जाता है फायदा होता है, कई बार देखा है कि नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि ट्रीटमेंट किस तरीके से और कैसा होना चाहिए? देखिए, ट्रीटमेंट होलिस्टिक होता है, कोई भी ब्रांच खराब नहीं है ना, सारी ब्रांचेस के अपने अपनी साइंस है, उसके पीछे साइंस चल रही। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके बेसिक साइंस को देख के उसका ट्रीटमेंट कराएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इस तरह से ना करें, उस तरह से ना करें। हाँ, यूट्यूब पे अगर आप कुछ देख रहे हैं, पहले आप देखें कि वो कितना जेन्युइन है, क्या उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्या किसी जेन्युइन डॉक्टर ने उसको बोला है, या सिर्फ एक यूट्यूबर ने ही उसके ऊपर कमेंट कर दिया है या आपने कर दिया। वो आप ध्यान रखें, गवर्नमेंट ने हर टाइप का होलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो एलोपैथिक है। वो गवर्नमेंट इंड्यूस एजेंसीज हैं जो हेल्प कर रही हैं, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां जाएं, उनसे कंसर्न करें, उनके डॉक्टर से पूछें, जो डॉक्टर दवाई दे रहा है, जो बता रहा है, उससे डिस्कस करें कि कहीं इस दवाई का मेरे गुर्दों पे कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। डॉक्टर आपको बताएगा कि इस दवाई का ये साइड इफेक्ट है, हम अपनी दवाई का साइड इफेक्ट बताएंगे, होम्योपैथिक वाले अपनी दवाई का साइड इफेक्ट बताएं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम को कि मुझे ये ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, आप मुझे ये वाली दवाई ध्यान से दीजिएगा। डॉक्टर को पता होगा तो नॉलेजेबल डॉक्टर आपको जरूर समझाएगा, अच्छी तरह दवाई देगा। तो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच बट विद साइंस एंड विद नॉलेज इन ऑल द फील्ड्स। थैंक यू सर, अपना टाइम। थैंक यू। आज की जनरेशन की अगर बात करें, चाहे यंगस्टर्स हैं चाहे एडल्ट्स हैं, एक चीज जो है वो कॉमन देखी जा रही है कि कैंसर जो है वो लगातार जो है वो फैल रहा है। और इंडिया की अगर बात करें, जो नए नए सर्वेज आ रहे हैं, WHO की भी बात करें तो इंडिया जो है इसमें जो है वो लगातार अग्रसर होता जा रहा है और उसके केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैंसर विशेषज्ञ हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या रहता है, इसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, नेक डाई से हम कैसे पता चल सकता है कि हमें कैंसर है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम देना चाहूंगा। Yeah, I'm Dr. Swarupa Mitra.
बत्रा। मैं फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैम, जिस तरीके से मैंने कहा कि डिटेक्शन जो है, पता कैसे चलता है कि हमें जो है वो कैंसर हो सकेगा, सिम्टम्स जो है वो दिखते हैं एक इंसान में, एक हेल्दी पर्सन जो है वो पता चल सकता है कि मेरे को ये चीज की दिक्कत हो सकती है। एग्जैक्टली। सो एक्चुअली कैंसर में शुरुआत में मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम्स नहीं होते हैं। शक करना ही बेस्ट वे है कैंसर को शुरुआत में पकड़ने के लिए। और शक हम कब करेंगे? कुछ सिम्टम्स हम बताएंगे अभी आपको। वो सारी सिम्टम्स कभी कभी कैंसर के पीछे रहता है। एक है कहीं पे कोई गांठ हो, बॉडी में कहीं भी कोई गांठ हो जो जिसमें पेन नहीं है। जनरली दर्द जिसमें है वो कैंसर के नहीं होते हैं। पेनलेस कहीं पे गांठ हो जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई घाव हो बॉडी में जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं पे दर्द है, आवाज दब गया है, खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, वेट लॉस हुआ है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एनीमिया हुआ है, दैट इज ब्लड की कमी हुई है, ये कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, चाहे माउथ से, वेजाइना से, लैट्रिन के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से, कहीं से ब्लीडिंग हो, ये सारी सिम्टम्स जब होते हैं किसी को, पहले आप कैंसर के डॉक्टर के पास नहीं जाते, कोई नहीं जाता है। इसलिए शुरुआत में ये सारी सिम्टम्स अगर आपके प्राइमरी फिजिशियन शुरुआत की मेडिसिन से, नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, 3 हफ्ते के अंदर अगर ठीक नहीं हो रहा है तो प्लीज एक बार आपको कैंसर रूल आउट करना चाहिए। मतलब वैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपको टेस्ट करके बताएंगे कि हाँ ये कैंसर नहीं है, अभी आप दूसरी इलाज कर सकते हैं। बहुत समय तो वो जो बहुत कॉमन सिचुएशन है हमारे कंट्री में, खांसी आ रही है, फिर ब्लीडिंग हो रहा है कफ से, और वो टीबी की इलाज कर रहा है, क्योंकि टीबी का सिम्टम्स और कैंसर की सिम्टम्स बहुत सिमिलर है। तो जिसको पता नहीं है वो टीबी का सिम्टम्स, टीबी का इलाज 3 महीने तक करा लिया, फिर उसके बाद पता चला जो पहला स्टेज का कैंसर था वो 4थे स्टेज में पहुंच गया। तो ये है, ये जानकारी सभी डॉक्टर्स को होना चाहिए, सभी पब्लिक को होना चाहिए, ये बेसिक मिनिमम है। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर में और एक बात इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन। आजकल WHO का डेटा है कि 60% और मोर कैंसर्स प्रिवेंटेबल है, इसे हम प्रिवेंट कर सकते थे। बहुत सारे हम कैंसर को बोलते हैं इट इज अ प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी जो हम प्रिवेंट कर सकते थे। सो 50 to 60% कैंसर्स ऐसा होता है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल की बदलाव से, हमारे खाने पीने के बदलाव से, वेट घटाने से, एक्सरसाइज से, स्ट्रेस फ्री लाइफ से, ये सारी बातें से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अबाउट 50 to 60% ऑफ द कैंसर्स। मैम, एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा जो आइडेंटिफिकेशन इसकी वो तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन जब भी किसी को पता चलता है कि मेरे को कैंसर है, तो मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि इंसान जो है मैक्सिमम डिप्रेशन में चला जाता है, वो डर जाता है, स्केरी उस समय सिचुएशंस हो जाती हैं, परिवार वाले जो हैं वो अब नॉर्मल सा बिहेव करते हैं कि क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। तो ट्रीटमेंट जो आज की डेट में दिया जा रहा है वो कितना जो है वो सक्षम है कि उसे क्यूरेबल किया जा सकता है, उसे ट्रीट किया जा सकता है और उसे बचाया जा सकता है पेशेंट को, और जब पता चलता है तो उस समय किस तरीके से जो है एक फैमिली या फिर वो पर्सन जो है बिहेव करे? देखिए, ये जो डर आपने बताया एकदम सही है। जैसे ही पेशेंट आते हैं हमारे ओपीडी में, जैसे हम उनको बोलते हैं कि आपको कैंसर हुआ है, एंड दे आर एब्सोल्युटली डिस्ट्रेस्ड, उनको लगता है उनकी नीचे से दुनिया ही चली गई। उनके मन में बहुत सारी बातें होती है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर कि हम कैसे करेंगे, कितने दिन इसकी लाइफ है। जैसे ही पेशेंट सुनते हैं कि कैंसर हुआ है, द फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि अब कितना दिन मेरा लाइफ है। ये बहुत गलत है, और इसके लिए हमें, आप लोग जो न्यूज में है, जर्नलिस्ट में है, आपकी मदद चाहिए। जो मूवी मेकर्स है उनकी मदद चाहिए। मूवीज में दिखाते हैं, सीरियल्स में दिखाते हैं, किसी को मारना है उसको कैंसर करा दो, ये गलत है, ये एक गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक में जाता है। तो जब हम दिखाएंगे कि नहीं कैंसर से वो ठीक हुआ है, तब एक पब्लिक में, सब में वो एक ढाढ़स बनेगा, एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि नहीं मैं इससे लड़ सकता हूं, बिकॉज दिस इज ट्रू। पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए, मोस्ट ऑफ द कैंसर, आई विल नॉट से ऑल, बट मोस्ट ऑफ द कैंसर ये क्योरेबल है। सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में मोर देन 90-95% क्योर रेट्स है। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सारे कैंसर्स हमारे देश में बहुत बहुत कॉमन है।
तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन और ये नॉलेज, ये डर मन से खत्म करना होगा, क्योंकि डर से हम समय हमारा खराब हो जाता है। पहला स्टेज का कैंसर चौथे स्टेज में चला जाता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी डायग्नोसिस हो, जल्दी इसकी इलाज शुरू हो, उसमें ठीक होने के चांसेस ज्यादा होता है, खर्चे कम होते हैं। मैंने जैसे सर से भी पूछा ये सवाल, भी आपसे भी पूछूंगा कि YouTube का ट्रेंड चलता है आज की डेट में। फेसबुक पे लोग जो है वो रेमेडीज को देखते हैं, वहां पर देखते हैं किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। दिक्कत कोई होती है, इलाज कोई चल रहा होता है और इनटेक कुछ हम कर रहे होते हैं, तो बॉडी जो है उस तरीके से हमें रिएक्ट करती है बाद में, तो फिर वो चीजें हालात से बाहर चली जाती हैं, फिर हम डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि आपने हमें ठीक नहीं किया। तो क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर को कंसर्न करें बजाय यूट्यूब या फिर इस तरीके की वीडियोस का? सो एक YouTube यूनिवर्सिटी एक अलग ही हो गया, एक WhatsApp यूनिवर्सिटी अलग हो गया है। ये पब्लिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखे, किसने दिया है, कौन दिया है, किसका मैसेज है ये। किसी का वो 1000 सब्सक्राइबर्स है और वो समझ जाते हैं हाँ नहीं यही सही है। सो प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस। अगर कुछ ऐसे लगता है, आपके डॉक्टर के पास जाके उसको पूछिए, गूगल में उसको पता कीजिए वेदर इट इज फेक और नॉट। एक पब्लिक टेंडेंसी है कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब में आ रहा है, व्हाट्सएप में आ रहा है, वही सही है। तो ये तो बिल्कुल आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल। किसी को भी अगर नॉलेज नहीं है उसको यूट्यूब में, व्हाट्सएप में वीडियोस एंड मैसेजेस शेयर नहीं करना चाहिए। आई बीइंग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं कार्डियोलॉजी के कोई मैसेज नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है यार, फॉरगॉटन, MBBS में जो कार्डियोलॉजी का नॉलेज है अभी वो नहीं है, वो काफी आगे बढ़ गया है। सो जो जिसका अपना डिपार्टमेंट है उसी में वो सीमित रहे। मैं आखिरी सवाल यही पूछूंगा, कॉस्ट जो रहती है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो रहता है कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हम फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, तो डर उस वजह से भी मैक्सिमम बढ़ता है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम सपोर्ट करता है, कई तरीके के जो है असिस्टेंट जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं पेशेंट्स को। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की सर्विस रहती है, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट जो है आज की डेट में, और जो ट्रीटमेंट है वो भी काफी ज्यादा जो है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, और अभी अपने आपने कहा कि इसका जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है हमारे देश के अंदर। You are absolutely right and it's very heartening that government hospitals में, हम कैंसर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी मशीन्स अच्छी आ गई है और वो अपना लेवल बेस्ट कर रहे हैं कि इलाज को प्राइवेट में जो हम देते हैं उसके सिमिलर करें। लेकिन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक तो हैंड्स की कमी है, पेशेंट्स के लोड बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो उपचार सोचना ही पड़ेगा। एक जो मेरे मन में आता है, आप अगर कोई भी दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखिएगा, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं दूसरे स्टेट्स से। वो क्यों आएंगे दूसरे स्टेट्स से? इसका मतलब है वो सारे स्टेट्स में इसकी डेवलपमेंट नहीं है। तो हर एक स्टेट को, हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को डेवलप करना होगा कि बेसिक फैसिलिटी हम वहां पे प्रोवाइड करें, तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी भीड़ नहीं होगी। आई बिलोंग टू बिहार, अगर मेरे अपने स्टेट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक बायोप्सी हो जाती है, तब उसको बायोप्सी के लिए एम्स आने की जरूरत नहीं है। बायोप्सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो जाएगा, वो नेक्स्ट फिर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ सेंटर अपने स्टेट में वो कर देगा। बिहार में भी देयर आर वेरी गुड फैसिलिटीज। आई एम जस्ट सेइंग बिहार बिकॉज आई बिलोंग टू बिहार। लेकिन हर एक स्टेट में ये फैसिलिटीज होना चाहिए और पेशेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। अब कोई भी चीज के लिए अब दिल्ली मुंबई मत भागा करो। अभी TMH के भी काफी सारे अपने सेंटर्स आ गए हैं, हम लोग फोर्टिस में हैं। वी हैव ऑल्सो ओपनड अप सेंटर्स एवरीवेयर। पर्पस यही है सभी पेशेंट्स को अपने घर के नजदीक में ट्रीटमेंट मिले, उसको सफर नहीं करना पड़े। हाँ, और कॉस्ट की जो बात है, यस, ये थोड़ा डिफरेंस है कॉस्ट में, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द पुअरेस्ट ऑफ पुअर पेशेंट्स। हमारे पास भी फोर्टिस में भी, मेरे पास अभी 2 पेशेंट्स हैं जिसको हम, वो BPL कार्ड में है, वो उनको हम फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड देयर इज कोई भी डिफरेंस नहीं है जो पे करके कर रहे हैं, सिमिलर ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। ऑल्दो ये सारी बातें कभी भी मीडिया में नहीं आते हैं, कभी भी न्यूज में नहीं आते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफी ज्यादा ये बात दिमाग में रखते हैं कि गरीब से गरीब लोगों की भी मैक्सिमम सहायता की जाए। थैंक यू मैम, आपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारी जनता के साथ शेयर की। Thank you so much, and it was really nice interacting with you all, and I'm sure you're going to spread all these message
to everyone. बिल्कुल श्योर मैम। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए अगर बात करें फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से डॉक्टर्स जो यहाँ पहुंचे थे उनसे हमने बातचीत की। इसमें डॉक्टर गगन जी से हमने बातचीत की है, डॉक्टर स्वरूपा मित्रा जी से हमने बातचीत की है, और दोनों जो है स्पेशलिस्ट अपनी फील्ड में। और साफ तौर पर इस समय अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो हमने एक प्रयास किया है कि आप अपनी बॉडी के अंदर जिसमें किडनी मेजर रोल प्ले करता है उसे किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कैंसर डिटेक्ट होता है उसकी सिम्टम्स किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से प्रिवेंटिव स्टेज से आप प्रिवेंटिव स्टेज में रख सकते हैं और आप क्योर कर सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करना है और अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। वही दूसरी बात, जब मैं हमेशा किसी भी डॉक्टर से मिलता हूं तो पूछता हूं यूट्यूब नॉलेज और फेसबुक नॉलेज जो है उसमें, और एक स्पेशलिस्ट से नॉलेज लेना या उनसे अपना ट्रीटमेंट लेना या उनसे आपको उसको सजेशन लेना, उसमें कितना ज्यादा फर्क रहता है, वो डिफरेंस इन्होंने भी आपको बता दिया है। तो इसीलिए अपना और अपने परिवार का आप इसी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। जो चीजें बताई गई हैं इन्हें आप बाकी लोगों तक भी स्प्रेड करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फैले और हमारे दूर दराज गाँव के में रहने वाले लोग जो है उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बहु एक्सप्रेस के साथ, इधर के साथ शुभ रहेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।